क्लास 6 की एनसीईआरटी है हमारे अतीत, जिसमें अध्याय 5वां राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। एक्चुअली में आज हम जिस तरीके से सोचते हैं, आज जैसे लोकतंत्र में जो राजा का चुनाव होता है, पहले ऐसा नहीं था। जो हम राजा के बारे में सुनते थे वो एक अलग सिस्टम था। आज से 3000 साल पहले, अर्थात 1000 ईसा पूर्व, जिसे हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, उस समय एक राजत्व पद की एक अलग ही महिमा विकसित हुई थी। वजह यह थी कि इस समय हम बात करते हैं आर्य की, तो आर्य के जीवन में स्थायित्व आया था। स्थायित्व आने का कारण यह था कि उत्तर वैदिक कालीन 1000 ईसा पूर्व तक आर्य गंगा यमुना के मैदान तक चले गए, तो वहां उपजाऊ मैदान मिले, तो कृषि प्रणाली विकसित हुई, कृषि अधिशेष बनवा, कर्ण प्रणाली विकसित हुई। ठीक है ना। तो विशेषकर एक कर प्रणाली विकसित होने से एक राजत्व पद की जो गरिमा विकसित हुई है ना, वो 1000 ईसा पूर्व विकसित हुई है। इसके साथ ही वर्तमान वर्ण व्यवस्था भी इससे खास तरीके से जुड़ी हुई है, यानी कि हमारी उत्पादन प्रणालियां से ये व्यवस्था जुड़ी हुई है। तो हम किसी बारे में विचार करें तो एक वर्ण व्यवस्था के बारे में विचार करते हैं। ऋग्वेद के अलावा जो भी आप जानते हैं, जो भी वैदिक ग्रंथ हैं, वो उत्तर वैदिक काल के कहलाते हैं। एक्चुअली में वैदिक ग्रंथ से तात्पर्य हैं 4 वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऋग्वेद को छोड़कर बाकी सभी उत्तर वैदिक काल के हैं। ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल का, हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। यानी कि ऋग्वेद की रचना जिस क्षेत्र में हुई थी, अर्थात वो सप्त सिंधु प्रदेश था, परंतु उत्तर वैदिक काल की जो रचनाएं हुई है वो गंगा यमुना प्रदेश में हुई है। ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ यानी कि ऋग्वेद को छोड़कर बाकी सारे वैदिक साहित्य, सारे वैदिक साहित्य, क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद रचे जाने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण सारे इसमें आते हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहिता ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। यह उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी देन है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणा का था, जिनका काम था वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ या जन। ठीक है ना। और जिनके बदले उनको उपहार यानी दक्षिणा मिलती थी। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया है। उनका काम है युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे, यानी कि जो सामान्य उत्पादक वर्ग। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, यानी कि ब्राह्मण सहित। वर्णा में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णा की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था।
प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। ये उत्तरवेदी काल की बात है। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ये एक और विसंगति समाज में पैदा हुई है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती थी, वरना ऋग्वेदिक काल में ऐसा नहीं था। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्ग में से कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाका में सामाजिक आर्थिक समानता बहुत कम थी। यह पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। यानी पूर्वोत्तर भारत में असमानता बहुत कम थी। यानी कि ये जो पुरोहित समाज के द्वारा जो समाज का विभाजन किया था जन्म आधारित, इसका लोगों ने विरोध भी किया था। और विरोध ये प्रबल रूप से 600 ईसा पूर्व के आसपास इतना प्रबल रूप से उभर कर आता है, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है। बात मैं जो समझाने चाह रहा था कि एक्चुअली में हमारा जो पाठ का टॉपिक है कि भाई के राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, यानी कि राजा के बारे में। राजा अब इस काल में राजा क्या हो गया? क्षत्रिय वर्ण का राजा हो गया, ठीक है ना। दूसरा ये जन्मजात हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब इस काल में राजा विशेष यज्ञ का आयोजन करता था, जिसमें राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ ये सारे संपादित होते थे। राजसूय यज्ञ यानी कि राज्याभिषेक होता था। अश्वमेध यज्ञ उसकी गौरव में, उसकी विजय गाथा में बढ़ोतरी करता था। अश्वमेध यज्ञ में इसमें एक घोड़े को राजा के सैनिकों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती। अगर उन्हें घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है और उसकी शक्ति को वो स्वीकार करता है, ठीक है ना। तो ये राज्य के वैभव में वृद्धि करने का एक बहुत बड़ा उपयोगी साधन था अश्वमेध यज्ञ। शक्तिशाली राजा ही संपादित करते, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना भी होते थे। अब ध्यान रखना, यज्ञ के अवसर पर वो राजा की विजय और गुणा का बखान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानी और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखना पड़ता। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। वीस तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ये एक राज्य की उत्पत्ति का थोड़ा सा सिद्धांत है। अब एक ध्यान रखना, ऋग्वेद में विष, जन ये शब्द बहुत बाहर मिलते हैं, बट जन पद नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली में जन यानी कबीला, जनपद यानी कि स्थायित्व का स्रोत है। और ऋग्वेद में एक्चुअली में यायावारी जीवन था, पशुचारी अर्थव्यवस्था थी, तो उसमें जनपद यानी कि स्थायित्व वाला तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये जनपदों के बाद महाजनपद, ये राज्य निर्माण की ओर अग्रसर होने वाले कदम हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे, यानी कि स्थान विशेष से। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है।
और ये उत्तरवेदी काल में संभव हो पाया था, गंगा यमुना के सेतर। पुरातत्वविदा ने इन प्रमुख जनपदों की कुछ राजधानियों की खुदाई भी की है, जैसे दिल्ली के पास पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतिरंजी खेड़ा। ये ध्यान रखना, हस्तिनापुर, अतिरंजी खेड़ा और पुराना किला। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियां में रहते थे, मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ध्यान रखना इस चीज का। अब ये जो उत्तरवेदी काल के लोग हैं, गंगा यमुना के क्षेत्र में रहने वाले लोग, उत्तरवेदी आर्य, इनकी भौतिक संस्कृतियां के साथ, एक्चुअली में उत्तरवेदी काल के बारे में हम जानते हैं उत्तरवेदिक साहित्य के साथ, पर जब जो बातें इनकी भौतिक संस्कृतियां के साथ तुलना करें तो चित्रित दूसर मर्दबांड संस्कृतियां उभर कर सामने आती हैं कि जो इस काल से मैच खाती है। तो अगर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे कि उत्तरवेदिक आर्यों के द्वारा आर्यों की भौतिक संस्कृति के अवशेष कहाँ मिलते हैं, कि चित्रित दूसर मर्दबांड संस्कृतियां में। ठीक है ना। अब देखिए, चित्रित दूसर मर्दबांड ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं इसमें। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौका पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन। ज्यादातर चित्रित दूसर मर्दबांड में थाली और कटोरियां मिली हैं। अब ये एक्चुअली में बात यह है कि उत्तर वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित भारत का मैचिंग भौतिक संस्कृतियों के साथ अगर हम करने का प्रयास करते हैं तो उस काल की मैच करने वाली भौतिक संस्कृति जो उभर कर आती है वो है चित्रित दूसर मर्दबांड संस्कृति। और मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में प्राचीन संस्कृतियां का आकलन अगर हम मर्दबांड के आधार पर करें तो ज़्यादा सुविधा रहती है। कारण ये है कि मर्दबांड डिकम्पोज्ड नहीं होते, तो वो एज इट इज मिल जाते हैं। अब महाजनपद काल, आज से करीब 2500 साल पहले, यानी 500-600 ईसा पूर्व, कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई और इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें भी बनाई गई। बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आपको एक प्रश्न देता हूं घर के लिए, किस बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? किस जैन साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? चलिए, बताया था इनकी राजधानियां किलेबंद थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राज्यों के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी की चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधना की आवश्यकता पड़ी होगी। अब राजा सेना रखने लगे। ये महाजनपदों की बात है, यानी 500 ईसा पूर्व। महाजनपद काल में आप खुद देखेंगे, यानी 600 ईसा पूर्व। अब सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था।
और ध्यान रखना, इस समय मुद्रा प्रणाली भी विकसित हो गई थी। भारत में विकसित मुद्रा प्रणाली का पहला प्रारूप कहलाता है आत सिक्के। तो इस समय ही आत सिक्के प्रारंभ होते हैं। एक और चीज, इसी समय द्वितीय नगरीकरण, अब जैसे मैंने बताया था बड़े बड़े नगर उनकी राजधानी होती थी महाजनपद काल में, और नगरों के चारों ओर दीवारें की जाती थी। ये भारतीय इतिहास में महाजनपद काल को ही द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण तो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा ही जाता है, इस महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। ये वास्तव में संसाधना का एकत्रीकरण था, क्योंकि अब गंगा यमुना के मैदाना में अधिशेष प्रणाली विकसित हो गई थी। अर्थात उत्पादन प्रक्रिया इतनी विकसित हो गई थी कि उत्पादक वर्ग के भरण पोषण के अलावा दूसरे कार्य में संलग्न व्यक्तियों का भी पेट भर सके। चलिए, कर के बारे में कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी। महाजनपदा के राजा विशाल किले बनवाते थे, ये द्वितीय नगरीकरण का काल है। बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधना की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदा के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक तो थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछे एक बार ड्यू मीन भाई भाग, तो कर, राज्यांश। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, जिसे विष्टि कहा जाता था। विष्टि, विष्टि यानी प्रेजेंट टाइम में एक शब्द है बेगार। पशुपालकों को जानवरों या उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अब एक चीज जो महत्वपूर्ण आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सारे इन परिवर्तनों का आधार अर्थतंत्र था। गंगा यमुना के क्षेत्र में जो सभ्यता पनपी, अधिशेष उत्पादन प्रणाली विकसित हुई, उसी के आधार पर जनपद, जनपद से महाजनपद, द्वितीय नगरीकरण, फिर साम्राज्य की ओर भारत का बढ़ना, ये सब कुछ एक उत्पादन प्रणाली पर निर्भर था। क्योंकि यायावरी अर्थव्यवस्था को, यायावरी जीवन और पशुपालन अर्थव्यवस्था को छोड़कर अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो गई थी 1000 ईसा पूर्व। और 600 और 500 ईसा पूर्व के आसपास आते आते इस कृषि अर्थव्यवस्था में और तीव्र मोड़ आता है। अब सुनना, क्या इस युग में कृषि क्षेत्र, ये 500 से 600 ईसा पूर्व के बारे में बात बता रहा हूं, आज से 2500-2600 साल पहले। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। फाल का मतलब होता है कि नीचे वाली चोंच, जिसे आजकल हलबानी बोलते हैं। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरी बात, इसी 5वीं-6वीं सदी ईसा पूर्व में लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। धान की रोपण, आप जानते हैं ना, धान के पौधों का रोपण। पहले बीज छिड़कते थे, अब ये सीख गए थे कि पहले पौध तैयार करो और पौधों का रोपण। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह पाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। श्रम लगता था। इस काम में ज्यादातर दास, दासियां, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, कर्मकार काम करते थे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके महाजनपदा के बारे में हम देखें तो एक और, एक्चुअली में मगध को अपन देखते हैं, क्योंकि मगध ही एक महान साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है।
आप मगध, आधुनिक बिहार के आसपास का एरिया, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। क्यों? गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। कौन? गंगा और सोन। मगध का एक हिस्सा जंगला से भरा था। इस जंगला में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उनके प्रशिक्षित करके सेना में काम में लाया जा सकता था। यही नहीं, जंगला से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी थे। इस आसपास एरिया में लोहे की खदान भी थे। तो एक प्रश्न आपके लिए बन सकता है, वो प्राकृतिक पृष्ठभूमि जिसने मगध के उत्थान में सहायक रही। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। मां पद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैलाया। बिहार के राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। आप ये देखेंगे, मैं आपको एक सूचना दूंगा मगध के बारे में, जो राजधानियां का क्षेत्र है। या आप एक घर पर आप काम कर सकते हैं तो कीजिएगा। एक्चुअली में मौर्य वंश से पहले मगध पर शासन करने वाले शासकों का एक नाम सीक्वेंस से आपको नाम याद करना, वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, 3-4 शासक आपको मिलेंगे। फिर राजधानियां, ये भी आप देखेंगे, ठीक है ना। आप थोड़ा सा ये कंसिडर करेंगे। महापद्मनंद, फिर उसके बाद धनानंद आता है। धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता ही है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, वही मगध। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वो मिस्र और पश्चिम एशिया कुछ राजाओं को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वो इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। यानी कि इससे आप ये समझ सकते हैं कि मगध का वर्चस्व और वैभव और शक्तिशाली कितना था। इससे अलेक्जेंडर की सेना भयभीत हो गई थी और व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाई। तो हमने एक ऐसे महाजनपद के बारे में बात की जहां राज्य, यानी कि जहां राजतंत्र था, शासन व्यवस्था। अब हमें कुछ 16 महाजनपदा में से एक महाजनपद, 2 महाजनपद ऐसे थे जहां गणराज्य थे। उनमें से हम ये गणराज्य की बात करते हैं, वज्जी की। आपको समझ में आ जाएगा। वज्जी एक यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, बताया था, जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ एक्चुअली में कई शासक होते हैं। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यानी कि 150, 900 इतने तक शासक हो सकते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ करते थे। सभा में बैठकर बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वो मिलकर चर्चाएं करना। दास और कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। स्त्रियां, दास और कर्मकार। बुद्ध और महावीर, आपको नाम पता है, बुद्ध और महावीर दोनों ही गणराज्य से संबंधित थे। और आपको पता है महात्मा बुद्ध द्वारा, यानी कि बौद्ध जो संघ थे, वो भी गणराज्य प्रणाली के अनुसार ही प्रचलित थे, संघ प्रणाली। क्योंकि महात्मा बुद्ध खुद गणराज्य से संबंधित था। और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। एक किस्सा है अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। आप समझ लेना,
आप इससे गणराज्य की कार्यप्रणाली समझ जाएंगे। उन्होंने अपनी मंत्री वस्कार, अजातशत्रु का मंत्री वस्कार, अजातशत्रु कौन है? मगध का शासक, बिंबिसार का पुत्र, हर्यक वंश का, जिसे पितरहंता भी कहते हैं। खैर, छठी की क्लास है तो बच्चों की जान थोड़ी लेंगे हम ज्यादा बताकर। उन्होंने अपनी मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। क्या कि वजीसंघ को कैसे हराएं, यानी वजीसंघ का नाश कैसे है। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वजी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, क्या सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वजीवसी तब जब तक उन्नति करते रहेंगे, जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ा का सम्मान समर्थन और उनकी बातों का समर्थन ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गांवों में चैतियों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संता का सम्मान करेंगे, उनके आने और जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये वस्कार ने जब पूछा था कि वजी का विनाश कैसे होगा, तब उसने ये बातें बताई थी कि इस समय वजी का विनाश ये नहीं हो सकता। तो वस्कार, एक कहानी ये भी है कि वस्कार फिर वजी गणराज्य में आपस में राजाओं में फूट डलवाता है और अजातशत्रु वजी को जीत लेता है। चलिए, ये तो कुछ बात थी। अब कुछ शब्द है जो आपको देखने हैं, शायद आपको बढ़िया लगे। राजत्व की थियरी किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है, ये याद रखना। राजत्व की थ्योरी, ये उत्तर वैदिक काल में राजत्व जो उभर कर आया था उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, अगर आप रीट के अलावा एग्जाम दे रहे हैं तो। रीट के लिए तो ये जो सूचनाएं हैं वो काफ़ी हैं। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि क्या यज्ञ प्रणाली एक्चुअली में शासकीय वैभव को बढ़ाने के साथ साथ क्या उत्पादन प्रणाली से भी जुड़ी हुई थी? ये प्रश्न भी अगर आप रीट के अलावा अगर आप तैयारी करते हैं तो। तीसरा प्रश्न है वर्ण। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति समाज को स्थायित्व दिया कि अस्थायित्व, इस पर भी आप अपने आप से चर्चा करें और वर्ण व्यवस्था से संबंधित महात्मा गांधी और अंबेडकर के विचारों को आप थोड़ा सा संकलित करने का प्रयास करें। एक दूसरी चीज ये है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो आर्थिक क्रांति आई, इकोनॉमिक्स रिवोल्यूशन जो हुआ है, उस रिवोल्यूशन को अपने शब्दों में पिरोए, ये आप करने का प्रयास करें। मैं एक्चुअली में अभी 6ठी 7वीं 8वीं एनसीईआरटी करने के बाद इन सारे प्रश्नों को एक विस्तृत आयोजन के साथ करेंगे सिविल सेवा की दृष्टि से। पर अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट यही है। दूसरा एक जो हमेशा ध्यान रखना है कि वैदिक काल को ऐतिहासिक काल में नहीं, इतिहास में नहीं माना जाता, इसे आद्य इतिहास कहा जाता है। इस चीज को सोचना इतिहास क्यों नहीं है, ये इसे आद्य इतिहास बोलते हैं। दैट्स ऑल। प्रश्न आपके लिए, उद्वेलन आपके लिए। मेरा मंतव्य इतना ही है कि लॉकडाउन में आपके विवेक और आपका चिंतन सोए नहीं, जागते रहे।